कल मैंने आप लोगों को ये टास्क दिया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इशू था ना, S2 और D4 और S2 और D9 वाला, वो इशू मैंने आपको 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताया था, 24 में, 29 में, 42 में और 47 में। मैंने आपको ये टास्क दिया था कि 47 के आगे ये वाला इशू किस किस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है, आप इसको देख लें, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन तो आप तकरीबन सारे ही एलिमेंट्स की कर चुके हैं, 118 एलिमेंट की, तो कॉन्फ़िगरेशन तो आपके पास सबकी मौजूद है। बस ये इशू कहाँ कहाँ आ रहा है इसको देख लें और देखकर उस इशू को सही कर लें, यानी कॉन्फ़िगरेशन को सही कर लें और मुझे वो एटॉमिक नंबर्स बता दें कि सर इन एटॉमिक नंबर्स में ये इशू है, हमने सही कर। तो मेरे ख्याल से ये 10 मिनट का भी काम नहीं है या 5 से 7 मिनट का भी काम नहीं है। अगर अभी भी चाहें तो क्लास के फौरन बाद 2 से 3 मिनट में भी देख के आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कल का आपको हमने टास्क दिया था। अच्छा, अब आज हमें इस बात की इस हवाले से बात कर रही है कि अगर हमारे सामने पीरियोडिक टेबल आ जाए, सॉरी कुछ एटॉमिक नंबर आपको दे दिया जाए और वो एटॉमिक नंबर देने के बाद आपसे ये कहा जाए कि भैया इस एटॉमिक नंबर के को देखते हुए आप ये बता दें कि जो एलिमेंट है, पर्टिकुलर एलिमेंट, ये किस ग्रुप और किस पीरियड का हिस्सा है। तो ये आप कैसे पहचानेंगे कि ये किस ग्रुप और किस पीरियड का हिस्सा है। तो उसके लिए तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा ग्रुप और पीरियड के हवाले से बता दूं। अगर ग्रुप और पीरियड थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है तो फिर आपको आइडेंटिफिकेशन करने में जरा सी आसानी हो जाएगी। ग्रुप और पीरियड समझ नहीं आता तो जरा मुश्किल हो जाएगी। मैं थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके पीरियोडिक टेबल से आप लोगों को दिखा भी दूंगा कि जो हमारा ये होता है कि कौन से ग्रुप कहाँ पर मौजूद होते हैं और किस तरीके से पीरियड होता है। पीरियोडिक टेबल में अभी आप लोगों को थोड़ी देर में दिखा देता हूँ। तब तक हम डायरेक्टली आपको एक नजर ग्रुप की तरफ ले जाते हैं। एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको दे दूं ग्रुप और पीरियड के हवाले से, ठीक है। तो हमारा पीरियोडिक टेबल 2 तरह से स्टडी होता है। ग्रुप के हिसाब से स्टडी किया जा सकता है, ग्रुप के हिसाब से स्टडी किया जा सकता है, या फिर पीरियड के हिसाब से स्टडी किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, ग्रुप की स्टडी क्या होती है? ग्रुप की स्टडी कहलाती है कि जब हम पीरियोडिक टेबल को टॉप टू बॉटम पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल को जब हम टॉप टू बॉटम स्टडी करते हैं, ठीक है, टॉप टू बॉटम, तो वो ग्रुप की स्टडी कहलाती है। इसको हम वर्टिकल स्टडी भी कहते हैं, इसको हम वर्टिकल स्टडी या वर्टिकल मैनर में भी स्टडी कहते हैं। आवाज आ रही है मेरी सबको? जी सर। ओके। अच्छा, लेफ्ट टू राइट स्टडी जो है वो पीरियड कहलाती है बेटा, ठीक है। और ऐसे जाते हैं हम इसमें, और इसको हम हॉरिजॉन्टल स्टडी भी कहते हैं। सही। अच्छा, ग्रुप कितने होते हैं पीरियोडिक टेबल में? पूरे पीरियोडिक टेबल में 2 फैमिलीज होती हैं। इसको मुझे आउट करना पड़ेगा। पूरे पीरियोडिक टेबल में 2 फैमिलीज होती हैं। एक होती है फैमिली ए और एक कहलाती है एलिमेंट्स की फैमिली बी, ठीक है। फैमिली ए के अंदर 8 ग्रुप होते हैं और फैमिली बी के अंदर भी 8 ग्रुप होते हैं, ठीक है। फैमिली ए में भी 8 ग्रुप है, फैमिली बी में भी 8 ग्रुप है। अच्छा, इनको लिखा कैसे जाता है? इनको लिखा कैसे जाता है? रोमन नंबर्स में। ग्रुप 1A से लेकर ग्रुप 8A तक होते हैं, सही है। और इस वाली फैमिली में ग्रुप 1B से लेकर ग्रुप 8B तक होते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है। ग्रुप 1A से 8A और ग्रुप 1B से 8B।
अब आ जाओ जरा पीरियड की तरफ। तो यानी कि अच्छा टोटल जो ग्रुप्स की तादाद हो गई पीरियोडिक टेबल में कितनी हो गई? 16 हो गई। 8 ए में, फैमिली ए में और 8 फैमिली बी में, यानी टोटल 16 ग्रुप्स हैं वो हमारे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है ना। अब आउट ऑफ दिस 16 ग्रुप्स, अब पीरियड की बात करें तो टोटल जो पीरियड्स की तादाद है, तो 7 पीरियड्स होते हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में। हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो उसके अंदर तकरीबन 7 पीरियड्स मौजूद होते हैं। और पीरियड के जो नंबर लिखे जाते हैं वो 1 2 3 यानी कि न्यूमेरिक ऑर्डर में लिखा जाता है, ऐसे फर्स्ट, सही है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, ठीक है ना। इस तरीके से पीरियड्स को लिखा जाता है। अच्छा, अब ग्रुप का नंबर क्या इंडिकेट करता है? ग्रुप का जो नंबर होता है, ये जो नंबर्स हैं ग्रुप के, तो ग्रुप का नंबर क्या इंडिकेट करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ग्रुप का नंबर इंडिकेट क्या करता है, जल्दी बताओ। पता नहीं सर। लास्ट शेल क्या? में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? गुड, वेरी गुड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, ये हमें बताता है ग्रुप का नंबर। ओके, वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं ये हमें ग्रुप का नंबर बताता है, ठीक है। और पीरियड का नंबर हमें क्या बताता है? पीरियड का नंबर हमें क्या बताता है बेटा? पीरियड का नंबर हमें क्या बताता है, कोई बताएगा? किसी को आइडिया? अगर आइडिया नहीं है तो आमिर भाई वाला तुक्का लगा लो। भाई आमिर भाई वाला तुक्का भी नहीं लगा सकते क्या? सर ऑप्शन भी तो दें। ऑप्शंस भी दें? वाह, आमिर भाई ऑप्शन देते हैं क्या? कभी कभी दे देते हैं। नहीं, कभी कभी देते हैं ना, हम कभी नहीं देते। खुद से लगा लो, मतलब केमिस्ट्री में इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं, कोई भी एक बोल दो यार। सर पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैसे जवाब तो गलत है, लेकिन फिर भी बाकियों से बहुत अच्छा है। पीरियड का नंबर हमें बताता है टोटल नंबर ऑफ शेल इन एन एटम। किसी एटम में कितने शेल्स हैं ये हमें पीरियड का नंबर बताता है। बेटा जवाब देने पे अप्रिसिएशन मिलेगी, ये बात मेरी याद रखना। सही जवाब और गलत जवाब का मसला नहीं है, जवाब देना जरूरी है। कोशिश करें कि जवाब दिया करें, जो समझ में आता है बोल दो, क्या जा रहा है बोलने। कम से कम जो एक अंदर खौफ होता है अपनी बात को बोलने का, कम से कम वो तो निकलेगा, आगे काम भी आएगी ये चीज, ठीक है। आगे बोलना चाहोगे तो लोग बोलने नहीं देंगे, अभी हम कह रहे हैं कि बोलो तो नहीं बोल रहे हो। खैर, अच्छा ये चीजें हो गई, बड़ी बुनियादी बातें थी। एक जो इंपॉर्टेंट बात, एक फैक्टर मुझे यहाँ डिस्कस करना है, वो है डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ आते हैं, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ आते हैं, एटॉमिक साइज बढ़ना शुरू कर देता है। किसी को वजह पता है? ड्यू टू लिखकर छोड़ दिया है, मैं चाहूंगा कि आप में से कोई वजह बताए। इलेक्ट्रॉन की वजह से? नहीं बेटा, ड्यू टू एडिशन ऑफ वन शेल। शेल की तादाद बढ़ने की वजह से एक शेल बढ़ता है। अब एग्जांपल से समझाऊंगा। और अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज कम होता है, ड्यू टू, वजह बताओ भाई। एक शेल कम होता होगा। नहीं, ड्यू टू सेम नंबर ऑफ शेल but increase in
न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से। अच्छा, मेरे पास बोर्ड पर जरा जगह खत्म हो गई है, तो इस चीज को अभी मैं तफसीलन आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग एक काम कर लें, जब तक जरा स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें ताकि आप लोगों के पास ये चीज सेव हो जाए। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। ओके, चलो फिर आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये समझते हैं पहले तो कि एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप क्यों बढ़ता है और अलोंग द पीरियड क्यों कम होता है। इसके लिए मैं एक ग्रुप की एग्जांपल ले लेता हूं, ग्रुप 1A। ये रीजन भी है, पेपर में अक्सर और बेशतर आया हुआ है, पूछा हुआ है। ग्रुप 1A की एग्जांपल लेते हैं। ग्रुप 1A का पहला एलिमेंट होता है लिथियम, दूसरा होता है सोडियम, तीसरा होता है पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड देन फ्रेंशियम। हाइड्रोजन क्यों नहीं लिखा सर? बेटा हाइड्रोजन क्यों नहीं लिखा, इसकी वजह आगे चल के समझ में आएगी। हाइड्रोजन ग्रुप 1 का हिस्सा नहीं होता, बल्कि ये कहूंगा कि हाइड्रोजन साला पीरियोडिक टेबल का हिस्सा नहीं है, सही है, उसको अलग से रखा हुआ पीरियोडिक टेबल। तो मैं इन दो एलिमेंट्स की एग्जाम्पल को कंसिडर कर रहा हूँ, लिथियम और सोडियम की, ठीक है ना। देखो, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा। मैं न्यूक्लियस को पॉजिटिव चार्ज से बना रहा हूँ, ठीक है। और न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स होंगे। अच्छा, 3 एटॉमिक नंबर का मतलब ये है कि अगर ये एक न्यूट्रल एटम है तो इसके अंदर 3 प्रोटॉन्स होंगे और एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर 3 है, और न्यूट्रल एटम है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने ही होंगे? 3 होंगे। जो भी न्यूट्रल एटम होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद सेम रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं आता, ठीक है ना। तो 3 जो है वो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को याद हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने आगाज में ही बातें जो आपसे की हैं वो क्वांटम नंबर वाली, उसमें जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था जो शेल बताता था, उसमें देखा जाए तो पहला जो शेल होता है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे शेल में 8 आते हैं, तीसरे शेल में 18 होते हैं, चौथे शेल में 32। इस तरीके से मामला चलता है ना। तो हमें बेसिकली ये पता होना जरूरी है ताकि हम इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस कर सकें। तो पहला जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 आ गए। उसके बाद वो शेल फिल हो गया। अब इसके बाद दूसरे शेल की तरफ हमें जाना पड़ेगा ताकि हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल सकें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 है ना। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे में जगह तो वैसे 8 की है लेकिन हमारे पास एक ही बचा है, हम क्या करें, हम एक ही डाल देंगे उसके अंदर। तो ये आ गया लिथियम का स्ट्रक्चर। अब आते हैं सोडियम के स्ट्रक्चर पर। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अच्छा, 11 का मतलब यह है कि अगर ये एक न्यूट्रल एटम है तो इसके अंदर प्रोटॉन, चूंकि एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन तो 11 ही होंगे, और अगर न्यूट्रल एटम है तो इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन है और जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे इन अ न्यूट्रल एटम। ओके, अब मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। सोडियम का सेंटर जो है वो न्यूक्लियस है, सही है। अब पहले शेल में मुझे पता है कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। दूसरे शेल बनाते हैं, जब पहला फिल हो गया तो दूसरे पर जाएंगे, दूसरे शेल बनाते हैं। अच्छा, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन की जगह है? 8 इलेक्ट्रॉन की जगह है ना, ठीक है। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। कितने हैं? कितने इलेक्ट्रॉन? 11, सही है। और 10 आ चुके हैं, 10, 2 और 8 10 हो गए, एक बाकी रह गया ना। तो एक के लिए तीसरा शेल, इसमें आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे खुद देखकर बताओ तुम्हारा क्या नजरिया कह रहा है कि सोडियम का साइज बड़ा है या लिथियम का साइज बड़ा है? सोडियम का। सोडियम का साइज बड़ा है। क्या पिक्चर देखकर क्या रीजन नजर आ रहा है सोडियम का साइज बड़ा होने पर? तो शेल ज्यादा है। शेल्स शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा है। गुड।
गुड गुड गुड। नंबर ऑफ शेल्स की तादाद जो है वो ज्यादा है सर, इसमें 2 शेल्स हैं और इसमें सर 3 शेल्स हैं, तो 2 शेल्स जितनी जगह घेरेंगे ऑब्वियस सी बात है कि 3 शेल्स उससे ज्यादा जगह घेरेंगे, क्योंकि दोनों हैं तो एक ही मतलब शेल्स जो बन रहे हैं वो तो न्यूक्लियस के अराउंड बन रहे हैं ना, तो 2 जगह कम घेरेंगे और 3 जगह ज्यादा घेरेंगे, तो दैट इज वाई सोडियम का साइज बड़ा होगा। अच्छा हुआ क्या, यहाँ 2 शेल थे और यहाँ 3 शेल हैं, मैंने रीजन क्या लिखवाया है, रीजन जो बताया क्या बताया कि एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप, यानी कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जाओगे साइज बढ़ता चला जाएगा। क्यों बढ़ेगा, ड्यू टू एडिशन ऑफ 1 शेल, इससे नीचे आओगे 1 शेल बढ़ गया, 2 से कितने हो गए 3 हो गए। अब सोडियम से नीचे जाओगे ना तो 1 और शेल बढ़ेगा, 3 से कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। पोटेशियम से नीचे जाओगे तो पोटेशियम में 4 शेल थे, रुबिडियम तक आते आते 5 हो जाएंगे, नीचे आओगे 5 से 6 हो जाएंगे, नीचे आओगे 6 से 7 हो जाएंगे। सही बेटा, इस तरीके से जो साइज है वो ग्रेजुअली बढ़ता चला जाएगा क्योंकि शेल्स की तादाद बढ़ती चली जाएगी। कोई सवाल? नो सर। No, sir. ओके, अब आते हैं अपनी दूसरी बात की तरफ। हमारी दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात ये कह रही थी कि अलोंग द पीरियड, जब हम एक पीरियड की बात करते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है। अच्छा, अब इसके लिए एक काम करो, जरा स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं ऊपर का हिस्सा ये वाला जो हिस्सा है ना ये मिटा दूंगा। हो गया सर। अच्छा, अब अगर अलोंग द पीरियड की बात करें, अलोंग द पीरियड की भी बात कर रहा हूं मैं साथ में ही, पीरियड नंबर 2। तो अलोंग द पीरियड लिथियम के साथ, लिथियम के बाद अगला होता है बेरिलियम, बेरिलियम के बाद होता है बोरॉन, बोरॉन के बाद होता है कार्बन। आगे भी और होते हैं लेकिन मैंने सिर्फ कार्बन तक अभी बात को टिक आउट कर दिया है, ठीक है। आगे और भी होते हैं लेकिन फिलहाल हम अपनी बात को कार्बन तक चेक कर रहे हैं। अच्छा, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अब मैं बेरिलियम का स्ट्रक्चर आपके सामने यहीं पे इसके साथ ही ड्रॉ करता हूं। तो बेरिलियम का अगर एटॉमिक नंबर 4 है और इसका मास देखो तो इसका मास होता है 9, मास की तो हमें जरूरत नहीं है, एटॉमिक नंबर से काम हो जाएगा। ये बेरिलियम का स्ट्रक्चर है। बेरिलियम के न्यूक्लियस में एटॉमिक नंबर 4 होने की वजह से 4 प्रोटॉन्स हैं और कुछ न्यूट्रॉन होंगे, कितने भी छोड़ दो जाने दो। अच्छा, 4 अगर इसका एटॉमिक नंबर है, क्योंकि न्यूट्रल एटम है तो इसके शेल में इलेक्ट्रॉन भी जितने प्रोटॉन है उतने ही होंगे। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। ये बेरिलियम हो गया। अब बेरिलियम के बाद अगला कौन है, बोरॉन है। बोरॉन का न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं, कितने हैं वो छोड़ दो, अभी हमें न्यूक्लियस से कोई काम नहीं है, 1 2 हो 4 हो हमारी बलत, सही। तो पहला जो शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा जो शेल है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 5 है, सही है ना। बेरिलियम के बाद आता है कार्बन, एटॉमिक नंबर 6 है, तो न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। अच्छा, अब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन, 6 हो गए ना। अच्छा देखो, जो मैंने पैटर्न बनाया उसमें क्या हो रहा है, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता एटम का साइज मैंने छोटा होता हुआ दिखाया। बात करें तो आप बोलेंगे सर ये तो आपके ऊपर है ना, आपने ड्राइंग बनाई है तो आप इसको छोटा बनाए बड़ा बनाए आपकी मर्जी है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मैं इसको छोटा बनाऊं बड़ा बनाऊं मेरी मर्जी है। इसको ऐसे समझ लो कि एक पत्थर है इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा और मुझ जितना ही ऊंचा एक बड़ा सा पत्थर है। अब इतना है तो यकीनन भारी भी होगा। अच्छा, उसके ऊपर एक रस्सी बंधी हुई है जिसको मैं और मेरा एक दोस्त मिलकर खींच कर हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि पत्थर अपनी जगह से खिसक जाए, ये चाह। तो हम दोनों मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम कामयाब नहीं हो पा रहे। अच्छा, फिर क्या हो कि अब मैं देखूं कि यार हम 2 से तो नहीं हो रहा, मैं अपने 4 दोस्त और बुला लूं। अब हम 6 लोग हो चुके हैं। अब हम 6 लोग भी खींचेंगे, अगर हम 6 लोगों से भी नहीं हिला तो अब मैं क्या करूं, मैं काम करता हूं यार 10 लोग और बुला लेता हूं। अब कितने होगा, अब 16 लोग हो। अब 16 लोग मिलकर जब उस पत्थर पे ताकत लगाएंगे तो शायद
अब वो पत्थर खिंच जाए, अब वो पत्थर खिसक जाए। सही है? ये बात, ये जो एक जहन में कहानी बनाई है, ये समझ में आई है कहानी? जी सर। अच्छा, अगर ये कहानी मेरी समझ में आ गई बेटा, तो ये बात तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगी। अब देखो, यहाँ न्यूट्रॉन भी होगा, कितने अभी छोड़ दो, बेकार। अब एक बात है, यहाँ पे 3 प्रोटॉन है। अच्छा, एक और चीज, ये बात भी आप जानते हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ये दोनों हमेशा एक दूसरे की मोहब्बत में मरे चले जा रहे हैं। जब से ये दुनिया कायम हुई है, ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, और इतना चाहते हैं कि एक दूसरे से चिपकना चाहते हैं, लेकिन रुकावटें बहुत सारी होती हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही है, पॉजिटिव साइन है न्यूक्लियस के अंदर, नेगेटिव साइन है शेल के अंदर। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ शैतानी कुव्वतें ऐसी हैं जो इन दोनों को जुड़ने नहीं दे रही। लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर रहे होंगे ना, कोशिश तो कर रहे होंगे ना एक दूसरे से जुड़ने की। अच्छा, वो जो कोशिश होगी एक दूसरे से जुड़ने की, यहाँ पर 3 प्रोटॉन इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो हो सकता है ये जो ताकत हो ये 100 न्यूटन की हो, मान लेते हैं, एक सपोजिशन में वैल्यू ले रहा हूं। अब देखो यहाँ पर कितने प्रोटॉन है? 4 प्रोटॉन है ना, तो ये 4 प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं। अच्छा, अगर 3 प्रोटॉन की ताकत 100 न्यूटन थी, तो 4 प्रोटॉन की ताकत आपके हिसाब से 100 से ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, 100 के बराबर होनी चाहिए? तो ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा होनी बात है, चाहिए। बिल्कुल, वेरी गुड। ऑब्वियस सी बात है सर कि जब 3 की ताकत 100 है तो 4 की ताकत 100 से ज्यादा होगी। कितनी नहीं पता, आप सपोज कर लें, चले 120 न्यूटन हो गई, ठीक हो गया। अब इधर 5 है, ये खींच रहे हैं। अब 4 की ताकत 120 थी, तो 120 से ताकत ज्यादा होगी अट्रैक्शन की या कम होगी? क्या जवाब होगा आप लोगों का? ज्यादा होगी सर, ज्यादा ही होगी सर, ऑब्वियस सी बात है। 150 मान लें सर, ओके मान लिया। अब यहाँ पर 6 प्रोटॉन्स हैं, ये खींच रहा है इसको अपनी तरफ। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि 6 प्रोटॉन्स की ताकत 5 से ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा ही होगी सर। 180 कर लें, चलो भाई 180 कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता जो खींचने की सलाहियत है वो बढ़ती चली जा रही है, हर स्टेप में इजाफा होता चला जा रहा है। अच्छा, जब ये ताकत बढ़ेगी तो शेल तो देखो, इसमें भी शेल 2 हैं, इसमें भी शेल 2 हैं, इसमें भी शेल 2 हैं, इसमें भी शेल 2 ही हैं, सब में शेल 2 हैं। लेकिन खिंचाव की ताकत जब बढ़ेगी तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो दूसरे एटम के जो 2 शेल है, यहाँ पर तो 100 न्यूटन की ताकत थी, लेकिन यहाँ ताकत बढ़ गई है, तो ये पुराने वाले एटम के मुकाबले में थोड़ा सा खिसक के अंदर की तरफ आ जाए। ये अंदर की तरफ आ गया खिसक के, ये वाला जो बाहर का शेल था अंदर आ गया, ये वाला शेल भी थोड़ा सा और खिसक के अंदर आ गया। कब अगर अंदर आया? तब अंदर आया जब इसके अंदर 4 प्रोटॉन थे। इसी तरीके से जब प्रोटॉन 5 हुए तो ये खिसक के थोड़ा, ये खिसक के थोड़ा सा और अंदर आ गया। शेल तो उतना ही है ना भाई, 2, ये खिसक के थोड़ा सा और अंदर की तरफ आ गया और करीब आ गया न्यूक्लियस। अब ऐसे क्या होगा कि शेल की तादाद वही रही, लेकिन चूंकि खिंचाव बढ़ रहा है, तो खिंचाव बढ़ने की वजह से शेल आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा सा खिसक के आगे की तरफ बढ़ गए। बस ये हुआ। सही है? बात समझ में आई बेटा मेरी? यस सर। जी सर। अच्छा, तो अब मैंने रीजन क्या बताया कि along the period atomic size decreases due to same number of shell but increase in nuclear charge। कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं along the period, तो एक पीरियड में जितने भी एटम्स होते हैं सब में शेल की तादाद बराबर रहती है। यानी कि अगर ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है तो इन सब में 2 ही शेल होंगे। इसमें भी 2 शेल थे, 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 सब में 2 शेल्स थे। अब इनके 2-2 शेल्स होने की वजह से शेल की तादाद तो बराबर है, ठीक है। मसला क्या है कि शेल की तादाद वही है।
बस न्यूक्लियस में खींचने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे खींचने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता खिंच के आगे की तरफ आते चले जा रहे हैं। क्लियर हो गई बात बेटा? रीजन समझ में आ गया? जी सर। जी सर। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है। अच्छा, अब मुझे आप लोगों को पीरियोडिक टेबल दिखाना था। नहीं, मरकरी इज द ओनली लिक्विड मेटल। मरकरी इज द ओनली लिक्विड मेटल। सर किस तरह ढूंढते हैं उसको, जैसे अगर कहीं से मिले हो? यार मरकरी कंपाउंड की सूरत में भी मिल जाती है जमीन के नीचे। मर्क्यूरिक सॉल्ट्स मौजूद हैं और मर्क्यूरिक वो भी मौजूद हैं, कंपाउंड्स, मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स मौजूद हैं। लिक्विड मरकरी मुझे याद है किसी तरफ, किसी मुल्क में एक, मतलब लिक्विड मरकरी का वो है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दरिया टाइप की लिक्विड मरकरी का। मुझे याद नहीं है अभी किस जगह पर। सर ये जैसे प्योर हो के ज्यादा पॉइजनस होती है, वैसे ही होती है? अगर पॉइजनस इसमें तो ये ऑब्वियस है, पॉइजनस तो है, प्योर हो या इम्प्योर हो, मरकरी पॉइजनस तो है। लेकिन उस सूरत में जब आपकी बॉडी के अंदर चली जाए, जैसे आप जो थर्मामीटर का यूज करते हैं तो थर्मामीटर में भी मरकरी होता है, लेकिन वो आप उसको खाते तो नहीं है ना। असल प्रॉब्लम तब है कि जब ये आपके किसी इंटरनल सिस्टम में चले जाए, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, किसी किसी बॉडी के सिस्टम में दाखिल हो जाए। सर जैसे अगर हाथ पाथ पे कटा वटा हुआ है तो अगर उस पे लग जाए? उससे भी दाखिल तो हो सकता है अंदर, सही है। तो खतरनाक हो सकता है बिल्कुल। तो मैंने आप लोगों को तो ग्रुप और पीरियड के हवाले से आप लोगों को मुझे बताना था। पीरियोडिक टेबल एक नजर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जल्दी से, टाइम थोड़ा सा कम है लिहाजा मेरे साथ रहिएगा। स्क्रीन शेयरिंग, स्क्रीन नजर आ रही है बेटा मेरी? स्क्रीन नजर आ रही है? सर आ रही है सर। ओके, पीरियोडिक टेबल देख पा यस रहे हैं सब? सर। ठीक है। अब यहाँ देखो, ये जो है ना टॉप टू बॉटम, ये ग्रुप 1A है, मार्क करते जाना अपने पास, ठीक है? ये ग्रुप 2A है, फिर ये पूरा बीच का गैप है, ये ग्रुप 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और ये 8A। ठीक है? अब यहाँ पर जो हमारे पास ये फैमिली बी है, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B। सर जी सर बोले। ये क्या कर रहे हो? ये मैं नहीं कर रहा। ओके, तो हाँ सही है, 3, 4, 5, 6, 7 और 8B। ठीक है? 8B के बाद जो ये 9 और 10 आप देख रहे हैं, ये भी 8B में ही शुमार होते हैं, यानी कि ये भी 8B, ये भी 8B और ये भी 8B। सही है? ये जो 11 वाला आप देख रहे हो ये कहलाता है ग्रुप 1B, और ये जो 12 वाला आप देख रहे हो ये कहलाता है ग्रुप 2B। यानी कि ये 1B, ये 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 8B, 8B। यानी कि सबसे बड़ा ग्रुप पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रुप पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 8B कहलाता है। ये एमसीक्यूज के लिए भी, एमसीक्यूज में भी आया हुआ है ये कि 8B जो ग्रुप है वो सबसे बड़ा है। अच्छा, कितने एलिमेंट्स हैं ग्रुप 8B में ये भी देख लो। 4, 8 और 12 एलिमेंट्स हैं सबसे ज्यादा ग्रुप 8B में। ओके, कोई सवाल? मजीद कोई सवाल बेटा किसी को? नो सर।